Hello guys, welcome back to my channel. How are you? I hope you all are well. So today we are going to study the next chapter, that is the Delhi Sultans, and I am having the book class 7 our past, and I am having the library book, so that is why the chapter name is the Delhi Sultans, but in new books it is a Delhi 12th to 15th century. Okay, but the content is the same, almost same. So let us start. In chapter 2, we saw that regions like Kaveri Delta became the center of large kingdoms. ठीक है, जैसे हमने कल चैप्टर 2 पढ़ा था. ठीक है, तो चैप्टर 2 में मैंने क्या पढ़ा था, जो कावेरी रीजन था उसमें ज़्यादा मतलब पॉपुलेशन थी, ज़्यादा किंगडम्स थे. उसका रीज़न क्या था? डिड यू नोटिस दैट देयर वाज नो मेंशन ऑफ ए किंगडम विद दिल्ली. लेकिन जब इतने सारे किंगडम थे, जब हमने चोल वंश पढ़ा इतनी देर, तो चोल वंश के अलावा और जो पलवास थे, ठीक है, तो उसमें हमने कहीं भी दिल्ली का जिक्र नहीं हुआ, दिल्ली किंगडम का नहीं हुआ एज इट्स कैपिटल के उसमें. दैट वाज बिकॉज दिल्ली बिकम इम्पॉर्टेंट सिटी ओनली इन द 12th सेंचुरी. क्यों? क्योंकि जो दिल्ली है वो एक इम्पॉर्टेंट सिटी हमारी 12th सेंचुरी में बनती है, उससे पहले नहीं बनती. क्योंकि हमने 7th to 12th सेंचुरी का पढ़ा था सेकेंड लेसन में, लेकिन अब इसमें हमने 12th सेंचुरी में दिल्ली की इंपॉर्टेंस आई. तब दिल्ली में कौन कौन से सुल्तान आए, कौन कौन से मतलब कि साम्राज्य बने, हम वो पढ़ेंगे इस चैप्टर में. तो आप जो टेबल 1 दी गई है हमारे पास, ये इसमें ये दी गई है, जैसे ये तो मैप दिया हुआ है, ये देखो ये टेबल दी हुई है यहाँ पे. तो इस टेबल में हम देखेंगे जो दिल्ली है फर्स्ट बिकेम द कैपिटल ऑफ किंगडम अंडर द तोमर राजपूत. ठीक है, जिसे मैं एक टेबल आपको दिखाई देती हूँ एक बार ग्लिम्सेस की. जो राजपूत डायनेस्टी है, ठीक है, सबसे पहले जो डायनेस्टी थी दिल्ली की, तो अगर 12th सेंचुरी की बात की जाती है तो सबसे पहले क्या है, तोमर वंश आया. ठीक है, फिर उसके बाद चौहान्स आए हैं. सबसे पहले जो डायनेस्टी के राजपूत है उसमें 2 टाइप मतलब कि जैसे किंगडम हुए हैं, जैसे तोमर वंश आया, फिर उसके बाद चौहान्स आए हैं, फिर उसके बाद अर्ली टर्किश रूलर्स आए हैं. अर्ली टर्किश रूलर्स में या स्लेव के नाम से भी जाना जाता है, उसमें कुतुबुद्दीन ऐबक है, ठीक है, शमसुद्दीन इल्तुतमिश है, रजिया है, गियासुद्दीन बलबन है. फिर खलजी डायनेस्टी है, खलजी डायनेस्टी में जलाउद्दीन है, अलाउद्दीन खलजी है. फिर तुगलक डायनेस्टी आई है जिसमें गयासुद्दीन है, मोहम्मद है, तुगलक है, फिरोज शाह तुगलक है. फिर साइद डायनेस्टी है जिसमें खजीर खान है. और फिर लास्ट डायनेस्टी क्या है, जो हमारी लोदी डायनेस्टी है, जिसमें ये क्या है, बहलूल लोदी है जो लास्ट. ठीक है, तो हमने इस चैप्टर में ये देखो आप, ये इतना सारा आप नॉलेज लेने वाले हैं, वो सभी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं. ठीक है, तो जो हमारी स्टार्टिंग जो डायनेस्टी है, जिसमें तोमर वंश में क्या थे, अंगद पाल थे, और चौहान में पृथ्वीराज चौहान थे ना. तो यहाँ पे देखो आप, तो इसमें जो तोमर जो राजपूत थे, ठीक है, तोमर राजपूत थे, उनको हरा दिया था मिडल 12th सेंचुरी में चौहान्स ने. ठीक है, जिनको हमने जो पहले चैप्टर में चमन्स भी पढ़ा था, जो अजमेर के थे चौहान्स. ठीक है, तो मतलब कि तोमर वंश को चौहान्स ने जब हरा दिया था, तो वो इट वॉज अंडर द, मतलब कि तोमर और चौहान के अंडर ही था. मतलब कि जब डायनेस्टी शुरू हुई तोमर और चौहान के अंडर ही था कि जो दिल्ली है वो इंपॉर्टेंट कमर्शियल सेंटर बना. ठीक है, कमर्शियल सेंटर क्या होता है, जहाँ पे व्यापार वगैरह किया जाता है, उसको कमर्शियल बोलते हैं. तो मैंने जो रिच जैन मर्चेंट्स थे, ठीक है, लिव्ड इन द सिटी. तो जैन जो व्यापारी होते हैं वो भी आए सिटी में रहने के लिए, उन्होंने भी टेम्पल्स बनाए, ठीक है, कोइंस बनाए गए. ठीक है, उसको देहलवाल बोला गया है, जिसमें मतलब कि जो कोइंस वगैरह माइंड करते हैं उस चीज़ को. एंड फिर क्या, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिल्ली इनटू ए कैपिटल दैट कंट्रोल्ड वास्ट एरियाज ऑफ सब कॉन्टिनेंट स्टार्टेड विद द फाउंडेशन ऑफ द दिल्ली सल्तनत इन द बिगिनिंग ऑफ द 13th सेंचुरी. जो दिल्ली का जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, जो कैपिटल है, सब कॉन्टिनेंट का मतलब क्या, जैसे हमारे जो इंडिया का जो मैप है, इंडिया के मैप के जो हमारे जैसे हमारी जो नेबरिंग कंट्रीज है, जैसे अफगानिस्तान है, ईरान है, इराक है, ऊपर इधर साइड में नॉर्थ में हमारे से नेपाल है, भूटान है. तो ये जो एरिया, इनको सब कॉन्टिनेंट बोला गया है, जो नेबरिंग पार्ट्स है उसको. तो उसमें जो दिल्ली के जो सुल्तान है, मतलब कि उन्होंने किस तरीके से अपना मतलब कि बढ़ावा किया. ठीक है, 13th सेंचुरी में हुआ जो बिगिनिंग हुई. तो आप टेबल 1 में फिर दोबारा से आप लुक देखोगे 5 डायनेस्टी जो भी मैंने किया है, तो उसमें दिल्ली सारे सल्तनत हैं, सारे के सारे ये हमारे क्या है, सारे के सारे भी एक के बाद एक राजा आता गया. तो जो दिल्ली सुल्तान से बिल्ट मैनी सिटीज इन द एरिया दैट वी नाउ नो एज दिल्ली. दिल्ली के जो सुल्तान है उन्होंने बहुत सारी सिटीज बनाई उस एरिया में, तो जिसको हम दिल्ली के नाम से जानते हैं. ठीक है, लुक मैप 1 एंड लोकेट दिल्ली, जिसमें कुहाना है, शिरी है एंड जनपना. ठीक है, ये सिटीज़ हैं जो यहाँ पे ये देखिए आप, जनपना है, जैसे कुहाना है. ठीक है, ये क्या है, ये तुगलक बाद है, एंड
आदिलाबाद है, तो ये जो एरियाज हैं दिल्ली में जो सिटीज़ बनाई गई थी। फिर नेक्स्ट क्या हमें बताया गया है कि फाइंडिंग अबाउट द दिल्ली सुल्तान्स, ठीक है, दिल्ली सुल्तान्स के बारे में हम और पढ़ेंगे आगे डिटेल से। वो चीज़ क्या है कि ऑल्दो अब देखो हमें दिल्ली सुल्तान है, अब दिल्ली सुल्तान के बारे में पता कैसे चला, पता जब भी किसी हिस्ट्री का अगर सोर्स की बात है ना, तो हिस्ट्री के सोर्स के बारे में अगर जानना है तो उसको हम जानने का एक तरीका होता है इंस्क्रिप्शन में बार बार हर बार वीडियो में बताती हूँ हिस्ट्री की, कि जैसे किसी भी मतलब कि पत्र वगैरह पे जो रिटर्न मतलब कि जो मैटर होता है उसको इंस्क्रिप्शन बोलते हैं। कोइंस के थ्रू, आर्किटेक्चर के थ्रू, जैसे बिल्डिंग्स होती हैं, हमें ये इन्फॉर्मेशन पता चल जाती है, ठीक है। जो स्पेशली जो हिस्टोरियंस होते हैं उनको जो वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन जो मिलती है हिस्ट्रीज की, वो किसके थ्रू मिलती है, तारीख, ठीक है। तारीख क्या होता है, सिंगुलर वर्ड है, और तवारीख भी बोलते हैं इसको, प्लूरल फॉर्म में बोलते हैं, ठीक है। पेरिशियन लैंग्वेज में जो पर्शियन बोलते हैं, एग्जैक्ट पर्शियन तो वैसे पर्शियन है। द लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द दिल्ली सुल्तान, ठीक है। मतलब दिल्ली सुल्तान को जो इन्फॉर्मेशन मतलब कि दिल्ली सुल्तान से रिलेटेड जो हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है, वो जो मटेरियल है, जो सोर्स है, उसको क्या बोला गया है यहाँ पे पर्शियन लैंग्वेज में, तारीख बोला गया है, ठीक है। जैसे कोइंस होते हैं, इंस्क्रिप्शंस होते हैं, आर्किटेक्चर होते हैं, तो इस तरीके से एक सोर्स क्या है, तारीख है, ठीक है। तवारीख प्लूरल में हो जाएगा, मतलब कि इसमें क्या है कि हमें इसके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में हमें पता चलता है, ठीक है। अब जैसे ये पिक्चर में देखो, पिक्चर में क्या है कि इन्होंने पहले जैसे पेपर बनाना पड़ता है उनको, फिर पेपर बनाने के बाद वो राइट करना शुरू करते हैं, फिर जैसे हम हाईलाइट वगैरह करते हैं, तो हाईलाइट करने के लिए वो लोग गोल्ड को मेल्ट करके फिर हाईलाइट करते थे चीज़ों को, और इस तरीके से जो सोर्स है वो तैयार हो जाता है, ठीक है। जो ऑथर्स है, जो तारीख है, वो लर्न मैन्स, मतलब कि वो ये नहीं था कि कोई मर्जी भी लिखेगा, वो लर्न मैन होते थे, सेक्रेटरीज होते थे, एडमिनिस्ट्रेटर्स होते थे, पोइट्स होते थे, कोर्टियर्स होते थे, वो बोथ रिकाउंटेड इवेंट, जो मतलब कि इवेंट को रिकाउंट करके एडवाइस करते थे रूलर्स को, ठीक है, और फिर इसके बारे में लिखते थे। फिर अभी क्या सर्कल ऑफ जस्टिस क्या दिया हुआ है कि जो फकीर ए मुदब्बिर है, ये एक पर्सन है, एक लर्नड मैन है, जिन्होंने 13वीं सेंचुरी में क्या लिखा है कि किंग कैन नॉट सर्वाइव विदाउट सोल्जर, कि अगर किंग है वो सोल्जर के बिना बिल्कुल भी सर्वाइव नहीं कर सकता, और जो सोल्जर हैं वो अगर उनको लाइफ सैलरी नहीं मिल रही तो उनकी लाइफ नहीं सर्वाइव कर पाएंगे। सैलरीज कहाँ से आती है, वो पीजेंट से आती है, ठीक है। पीजेंट को काम मतलब कि पीजेंट को सैलरी कहाँ से मिलेगी, जब वो काम करेंगे, और काम कब करेंगे, जब वो उनकी लाइफ हैप्पी होगी, प्रोस्परस होगी, और उनकी लाइफ हैप्पी और प्रोस्परस कब होगी, जो किंग होगा वो क्या करेगा, उनके साथ जब जस्टिस करेगा, ठीक है, उनको ऑनेस्टली उनके साथ बिहेव करेगा, तो ये एक सर्कल बन गया, घूम फिर के बाद किस पे आ गई, किंग के ऊपर आ गई, ठीक है। तो ये सर्कल ऑफ जस्टिस है कि किंग सोल्जर के ऊपर डिपेंड है, सोल्जर सैलरी के ऊपर डिपेंड है, सैलरी कहाँ से आती है, पीजेंट से आती है, पीजेंट कहाँ से काम करेंगे, जब उनको मिलेगी सेटिस्फेक्शन मिलेगी, सेटिस्फेक्शन कहाँ से मिलेगी, किंग से मिलेगी, तो एक सर्कल बन जाता है, सर्कल ऑफ जस्टिस बन जाता है, जो इसने हमारे जो ये लर्न मैन है फकीर मुदब्बिर ने बताया हमें, ठीक है। तो कीप द फ्लोइंग एडिशनल डिटेल्स इन द माइंड द ऑथर्स ऑफ तवारीख, ठीक है, ये सभी ये बताया गया, जो तवारीख जो है सिटीज में रहते हैं, हार्डली वो विलेजेस में जाते हैं, ठीक है, वो हमेशा हिस्ट्री के बारे में, सुल्तान की हिस्ट्री के बारे में लिखते हैं, और फिर उनको रिवार्ड मिलता है। अच्छा, ये नहीं है कि जैसे उनके लिए काम करें तो उनको मतलब कि रिटर्न में तो कुछ तो मिलेगा ना, तो जो ऑथर्स होते हैं उनको एडवाइस किया जाता है कि वो उस मतलब को प्रिजर्व करेंगे, जो वहाँ के जो मतलब कि जो आइडियल्स हैं, सोशल्स हैं, मतलब उस सोसाइटी के जो आदर्श है उनको मतलब वो नहीं करेंगे, जो उनको बर्थ राइट है, जेंडर डिस्टिंक्शंस है, देयर आइडियाज वर नॉट शेयर्ड बाय एवरीबडी, ठीक है। तो मतलब कि जो आइडियाज वगैरह हैं वो बिल्कुल भी किसी के द्वारा शेयर नहीं किए जाएंगे, और वो उन्हीं के प्रेज में लिखेंगे, उन आइडियाज को ध्यान में रखें। तो 1236 में जो सुल्तान इल्तुमिश है, उसकी जो डॉटर है रजिया, वो बिकेम सुल्तान, ठीक है, वो सुल्तान बनी। द क्रोनिकलर ऑफ द एज मिहन ए सिराज रिकॉग्नाइज दैट शी वॉज मोर एबल द क्वालिफाइड। अब देखो आपने ना, मैं एक बार टेबल में फिर से आपको वो करवाती हूँ, यहाँ पे देखो रजिया था, देखो रजिया का जो शासन है वो सिर्फ 1236 to 1240 है। देखो सारे के सारे ना मेल हमने जो पढ़े हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक रजिया फीमेल है, और उसका जो शासन का टाइम है ना वो सिर्फ 4 years का ही है, क्योंकि उस टाइम में मेल डोमिनेटेड सोसाइटी थी, फीमेल का नहीं। तो 1236 में हमें बताया कि जो रजिया वो है कौन है, इल्तुमिश की जो डॉटर है, ठीक है, वो सुल्तान बनी। तो जो उस टाइम के जो मतलब कि जो लर्न मैन होते थे, तो जैसे मिन्हाज सिराज है, उसने ये माना कि वो बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड थी अपने भाई बहनों में, तो लेकिन बट वो कंफर्टेबल नहीं थे, मतलब कि वहाँ के जो लोग थे भी वो एज ए क्वीन रूलर बने, और ना ही मतलब कि और नोबल से हैप्पी थे उसको मतलब कि बनाने में रूलर्स, एंड शी वॉज रिमूव्ड फ्रॉम, और उसको थ्रोन से सिंहासन से निकाल दिया गया था 1240 में, मतलब कि 4 years तक का ही उसका
टाइम पीरियड था। तो जो मिन्हाज ए सिराज थे उन्होंने क्या लिखा रजिया के बारे में, जो लर्न है ना वो इसमें बॉक्स में बताया गया है कि जो मिन्हाज ए सिराज हैं उन्होंने सोचा कि जो क्वीन है वो रूल करती जाएगी सोसाइटी में, ठीक है, जो मतलब कि जो वो अगेंस्ट है, किसके अगेंस्ट है, गॉड के अगेंस्ट है। भाई गॉड ने ही ये चीज़ मेंशन की है कि भाई मेल ही कर सकते हैं, फीमेल नहीं कर सकती है। तो ये सब इसने इस चीज़ में मेंशन किया गया है, ठीक है। मतलब अपनी फिलॉसफी बताई गई है कि वहाँ पे कि भाई जो फीमेल है वो रूल नहीं कर सकती है क्योंकि वो गॉड के अगेंस्ट है, ठीक है। फिर उसके बाद बताया गया फ्रॉम गैरिसन टाउन टू एम्पायर द एक्सपेंशन ऑफ द दिल्ली सल्तनत, ठीक है। जो गैरिसन टाउन हम पढ़ेंगे, जो गैरिसन टाउन है क्या है बेसिकली, और जो वो एक्सपैंड कैसे हुआ है, ठीक है, उसका एक्सपेंशन कैसे हुआ हम वो पढ़ने वाले हैं। अब इन द अर्ली 13th century द कंट्रोल ऑफ दिल्ली सुल्तान रेयरली वेंट बियॉन्ड हैवीली फोर्टिफाइड टाउन ऑक्यूपाइड बाय द गैरिसन। अब देखो गैरिसन टाउन का मतलब क्या है कि जब 13th century में जो दिल्ली में मतलब कि जो फोर्टिफाइड तो किलाबंदी करते हैं, ठीक है, जो आसपास के जो एरिया होते हैं, मतलब कि जब उसको किला बना देते हैं ना, उस एरिया को किले से मतलब कि सराउंड कर देते हैं, उस एरिया को मतलब कि ऑक्यूपाई कर देते हैं किले से, तो वो चीज़ क्या होती है, गैरिसन होती है। तो जो सुल्तान होते हैं वो क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं हिंटरलैंड। हिंटरलैंड का मतलब क्या होता है, जो एरिया है, मान लो जैसे ये एरिया है, जैसे मान लो ये एरिया है, ठीक है, इस एरिया में दिल्ली सुल्तान है, तो उसके आसपास जो एरिया में क्या होगा वो हिंटरलैंड होगा, ठीक है। मतलब किलाबंदी कर ली उन्होंने, फोर्टिफाइड बना लिया उन्होंने, तो उस एरिया को तो क्या बोलेंगे, गैरिसन टाउन बोलेंगे, जिस एरिया को किलाबंदी से कर लिया उन्होंने, सेव कर लिया। लेकिन उसके आसपास के एरिया को क्या बोलेंगे, हिंटरलैंड बोलेंगे। ऑफ द सिटीज वर देयर आर फॉर डिपेंडेंट अपॉन द ट्रेड्स, ट्रिब्यूट एंड प्लंडर फॉर सप्लाईज। प्लंडर क्या होता है, लूटपाट के लिए। अब जो आसपास का एरिया होता था वो क्या होता है, अब ये देखो हमारे जिस एरिया में रहते हैं, ये तो नहीं कि हम उस एरिया के ऊपर ही डिपेंड रहते हैं, आसपास से भी तो हमें चीज़ों को लेने के लिए आना जाना पड़ता है ना। तो इस तरीके से ट्रेड होता था, ट्रिब्यूट होते थे, कोई भी लूटपाट है सप्लाईज के लिए, सब होता रहता था। कंट्रोलिंग गैरिसन टाउन्स इन डिस्टेंट बंगाल एंड सिंध फ्रॉम दिल्ली वॉज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। अब देखो जो गैरिसन टाउन उन्होंने बना तो दिए, लेकिन गैरिसन टाउन बनाने से क्या है, जो बंगाल है, वेस्ट बंगाल, देखो दिल्ली हमारा यहाँ पे पड़ता है ना, और वेस्ट बंगाल हमारा इधर है, तो वेस्ट बंगाल से दिल्ली तक अप डाउन करने में क्या होता है कि उनको डिफिकल्टी थी। तो डिफिकल्टी क्या, रिबेलियन है, वॉर है, इवन बैड वेदर, तो कुड स्नैप फ्रेजाइल कम्युनिकेशन रूट, ठीक है। तो जैसे बैड वेदर हो गया तो कम्युनिकेशन करना मुश्किल हो गया। जो दिल्ली की जो अथॉरिटी थी वो हमेशा चैलेंज होती थी बाय मंगोल इन्वेजन फ्रॉम अफगानिस्तान, ठीक है। हम मंगोल के बारे में आगे भी पढ़ेंगे इस चैप्टर में। जो अफगानिस्तान में एक कम्युनिटी थी मंगोल, ठीक है, वो उनका उसका भी बल्कि आक्रमण का भी डर रहता था, ठीक है। जैसे जो इंडिया का मैप है ना, यहाँ से अफगानिस्तान से खतरा रहता था, क्योंकि जो नॉर्थ में इस साइड से तो क्या होता है, माउंटेन एरिया आ जाता है, हिमालय आ जाता है। तो अगर हमारे इंडिया में कंट्री को अगर किसी को मतलब कि अगर पहले वाले टाइम में अगर खतरा था तो डेंजर था अफगानिस्तान साइड से था, नॉर्थ वेस्ट से मतलब कि उनको डेंजर था, ठीक है। तो कहाँ पे है हमारा यहाँ पे, हाँ यहाँ था। तो यहाँ से द सल्तनत बेयरली सर्वाइव दिस चैलेंज, ठीक है। जो सुल्तान थे वो मुश्किल से सर्वाइव कर पाते थे इस चैलेंज को एक्सेप्ट करने में। तो इस कंसोलिडेशन अकर ड्यूरिंग द रेन ऑफ द गयासुद्दीन बलबन एंड फर्दर एक्सपेंशन अंडर अलादीन खिलजी एंड मोहम्मद तुगलक, ठीक है। तो ये जो इसका जो खतरा था, ये नहीं कि यहीं तक था, वो कब तक बना रहा, जब तक बल्कि बलबन का टाइम पीरियड था, फिर उसे एक्सपैंड हो गया वो अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक तक को यहाँ से मंगल से मतलब क्या था, खतरा था। तो फर्स्ट सेट ऑफ कैंपेन अलोंग द इंटरनल फ्रंटियर, तो अब उन्होंने कौन किस तरीके से कैंपेन किया, इंटरनल फ्रंटियर्स बनाए। सल्तनत एम एट मतलब क्या था, एक तो इंटरनल था और एक्सटर्नल फ्रंटियर्स करे उन्होंने, ठीक है। तो पहले हम इंटरनल के बारे में पढ़ेंगे। जो इंटरनल फ्रंटियर्स में क्या था, जो सल्तनतें हैं उनका एम था कि वो कंसोलिडेट का मतलब क्या होता है, इकट्ठे हो जाना, ठीक है, हिंटरलैंड्स ऑफ द गैरिसन टाउन की। अगर हम सभी इकट्ठे हो जाएंगे तो नहीं कर पाएंगे वो हमसे। ड्यूरिंग दिस कैंपेन फॉरेस्ट वर क्लियर। तो अब देखो अगर मतलब कि जो कंसोलिडेशन का मतलब कि जितने भी एरिया है उस एरिया में सब मिल जाएंगे, तो वो तो क्या हुआ, तो अब इसमें जो कैंपेन उसमें जो कैंपेन चलाएगा उसमें जो फॉरेस्टों को साफ किया गया, जो गंगा यमुना रिवर आता है, डोआब का मतलब जो गंगा और यमुना नदी के बीच का जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं। हंटर गैदरर्स हैं, जो पेस्ट्रोलिस्ट हैं, ठीक है, एक्सपायर जो चारावा को बोलते हैं, जो पेस्ट्रोलिस्ट होते हैं वो एक्सपायर, वो अपने वहाँ से निकाल दिया गया उनको। तो वो लैंड साफ हो गए तो पीजेंट को दिया गया और एग्रीकल्चर को एनकरेज कर दिया, ठीक है। तो नए फॉरेस्ट मतलब जो गैरिसन टाउन थे, टाउन वो एस्टेब्लिश किए गए ताकि वो प्रोटेक्ट कर पाए ट्रेड रूट को और रीजनल ट्रेड
को प्रमोट किया गया। सेकंड एक्सपेंशन कैसे हुआ, जैसे गैरिसन टाउन से हमें ये पता है कि एक्सपैंड कैसे हुआ। एक्सपैंड करने के लिए उन्होंने क्या किया, वहां से उस जगह को साफ करा के मतलब कि एग्रीकल्चर के लिए वो कर दिया, पीजेंट को दे दिया, और जिससे क्या है कि वहां पे रूट एरिया मतलब उनके लिए सही होगा। सेकंड एक्सपेंशन क्या है जो हुआ हमारा, एक्सटर्नल फ्रंटियर्स का है। एक्सटर्नल फ्रंटियर का मतलब क्या है कि बाहरी तरीके से उन्होंने किस तरीके से मतलब कि बढ़ावा एक्सपैंड किया अपने उसको एरिया को। तो मिलिट्री एक्सपीडिशन इनटू द सर्दर्न इंडिया स्टार्टेड ड्यूरिंग द रेन ऑफ द अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में साउथ की तरफ भी उनका एक्सपेंडेशन हुआ एंड कल्मिनेटेड विद मोहम्मद तुगलक, और साथ में कौन था, मोहम्मद तुगलक भी था। और इस कैंपेन में जो सल्तनत आर्मी थी कैप्चर्ड करती है, उनके पास एलिफेंट्स भी होते हैं, हॉर्सेस भी होते हैं, स्लेव्स, बल्कि वो सारे के सारे के प्रीशियस मेटल। अब ये नहीं है कि भाई अब सर्दर्न पार्ट में जैसे इंडिया के पहले दिल्ली यहाँ पे एक्सपेंड कर रहे थे, इस एरिया में एक्सपेंड कर रहे थे, लेकिन साउथ में भी एक्सपेंड कर रहे थे। साउथ में एक्सपेंड ये नहीं कि अपने आप जाके उनसे रिक्वेस्ट करके ले रहे, नहीं, वहाँ पे जितनी भी चीज़ें होती थी एक्सपेंसिव चीज़ें उनको लूट लेते थे वो। ठीक है, इस तरीके से अपना एक्सपेंशन कर लेते थे। तो बाय द एंड ऑफ मोहम्मद तुगलक रेन, जैसे मोहम्मद तुगलक का जो टाइम पीरियड है उसके 150 ईयर्स के बाद क्या होता है कि कुछ मतलब कि नई स्टार्टिंग्स होते हैं, जो आर्मीज होते हैं दिल्ली सुल्तान्स की, वो मार्च करते हैं एक बड़े पार्ट में सब कॉन्टिनेंट के, और वो डिफीट कर देते हैं जो राइवल आर्मीज होती हैं और सिटीज को कैप्चर कर लेते हैं। जो सल्तानते हैं वो जो टैक्सेस भी लेते हैं, जो पीजेंट्री होते हैं, ठीक है, और मतलब कि शासन में जस्टिस बनाए रखते हैं। तो किस तरीके से वो कंप्लीट करते हैं, किस तरीके से कंट्रोल करते हैं टेरिटरीज को, वो हम पढ़ेंगे। अब देखो स्लेव्स रादर देन सन्स, ठीक है, वो क्या करते हैं, एक मिनट यहाँ से नेक्स्ट चैप्टर टर्न में डबल हो गए हमें से पेज। तो वो क्या करते हैं, देखो आगे एक मिनट चेक, लेट मी चेक, हाँ यही पेज आता है। फिर ये क्या करते हैं कि जैसे जब अपना एक्सपेंशन करते हैं साउथ में, जैसे आपने पहले पढ़ा था तोमर वंश में, तो जैसे कोई भी साम्राज्य बढ़ाते हैं तो वो लोग क्या करते हैं कि ना टेम्पल्स वगैरह बना देते हैं। लेकिन ये लोग क्या कर रहे थे, ये मस्जिद बना रहे थे। ठीक है, देखो लिखा भी है ना पे मस्जिद, ए मॉस्क्यू इज कॉल्ड ए मस्जिद। ठीक है, जो मॉस्क्यू होता है उसको मस्जिद बोलते हैं अरबिक में। लिटरली एक ऐसा प्लेस होता है जहाँ पे जो मुस्लिम है पोस्ट्रेट का मतलब क्या होता है, जैसे अपने नीज को मोड़ कर, मतलब कि जब हम भगवान की प्रार्थना करते हैं ना यहाँ पे, लेकिन भगवान का अल्लाह होता है तो उसको पोस्ट्रेट बोलते हैं। इन अ कॉन्ग्रीगेशन मॉस्क्यू, कॉन्ग्रीगेशन का मतलब क्या होता है कि वो ना सभी इकट्ठे होकर एक दिन जब वो करते थे, प्रेयर करते थे, सभी मुस्लिम जब इकट्ठे हो जाते हैं उसको कॉन्ग्रीगेशन बोलते हैं। तो उस कॉन्ग्रीगेशन के टाइम में जो कहता है मोस्ट रिस्पेक्टेड जो लर्न मेल मेंबर होता है, उनके लीडर को क्या बोलते हैं, इमाम बोलते हैं। ठीक है, जो रिचुअल्स वो करता है तो उसमें वो डिलीवर करता है कुछ सरमन, उपदेश वगैरह देता है उस मतलब कि फ्राइडे प्रेयर्स में। ठीक है, फ्राइडे के टाइम में होती है। तो उस प्रेयर में जो मुस्लिम होते हैं वो मतलब कि स्टैंड सीधा हमेशा मैका क्या होता है, जो मतलब कि एरिया होता है वेस्ट की तरफ अपना फेस कर लेते हैं वो, और फिर वो प्रेयर करते हैं। और इंडिया में दिस इज टू द, और इंडिया में अगर वो करे तो वो वेस्ट की साइड है, दिस इज कॉल्ड द किबला। ठीक है, तो ये हमें पढ़ा है। और ये देखो ये मस्जिद ये दी गई है, इस मस्जिद की पिक्चर दी गई है। फिर उसके बाद जो दिल्ली सुल्तान्स होते हैं बिल्ड करते हैं सेवरल मॉस्क्यूज बनाते हैं सिटीज ऑल ओवर द सब कॉन्टिनेंट्स में। तो ये डेमोन्स्ट्रेट करते हैं कि वो क्लेम कर रहे थे कि जो अपने प्रोटेक्टर्स को, इस्लाम धर्म को, मुस्लिम धर्म को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इकट्ठे हो, ताकि वो मुस्लिम्स को बढ़ावा दे पाए। ठीक है, तो ये हमारे मस्जिद के पिक्चर्स दिए गए हैं इसमें। और फिर उसके बाद क्या है, क्लॉजर लुक हम पढ़ेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन था जो हमारा कंसोलिडेशन अंडर द खलजी और तुगलक के अंडर में, कि जो हमारा खलजी डायनेस्टी थी और तुगलक थे उसमें एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था। ठीक है, जब कंसोलिडेशन हो द किंगडम एज वास्ट एज द दिल्ली सल्तनत नीडेड रिलायबल गवर्नर। ठीक है, अब देखो मतलब कि जो दिल्ली में जो सुल्तान है उनको क्या है कि उसको अपनी डायनेस्टी को चलाने के लिए अब अकेले तो नहीं चलाएंगे ना, गवर्नर भी चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटर भी चाहिए। तो इसके बजाय वो अपॉइंट करने के ना किसी भी आर्टिस्ट और क्राफ्ट के, लैंडेड शिफ्टेंस के, ऐसे क्या करते थे वो गवर्नर मतलब कि अपॉइंट कर लेते थे जो दिल्ली के सुल्तान है। स्पेशली जैसे इल्तुतमिश है, ठीक है, फेवरेट देयर स्पेशल जो स्लेव्स हैं उसको परचेज कर लेते थे मिलिट्री सर्विस के लिए, जिसको हम क्या बोलते थे, बंधागन बोलते थे इन पेरिसियन में। और वो केयरफुली क्या करते थे, ट्रेंड करते थे उस मैन को। मोस्ट इंपॉर्टेंट मैन होता था वो पॉलिटिकल ऑफिस का उस किंगडम में, सिंस दे वर टोटली डिपेंडेंट अपॉन देयर मास्टर। और वो क्या करते अपने मास्टर के ऊपर ही डिपेंड रहते थे। जो सुल्तान है कुड ट्रस्ट एंड रिलाई अपॉन न, और वो उनके ऊपर विश्वास भी कर सकते थे। मतलब कि वो एक ऐसे पर्सन को ना खरीद लेते थे, मतलब कि पैसों में खरीदते थे। ये नहीं है क्योंकि जब वो पैसों में उसको खरीदेंगे तो क्या कि वो इसलिए उस पर ट्रस्ट भी कर सकते हैं। अब स्लेव्स रादर देन सन, अब देखो वैसे क्या होता है कि जैसे सुल्तान है उसके आगे बेटे को भी अब वो बना सकते थे, लेकिन वो ऐसा नहीं करते, वो ना स्लेव्स ही बनाते थे। स्लेव्स का मतलब ये नहीं कि उनकी जैसे हम बनाते उसके अंडर रह के, नहीं, उसी पोजीशन पे रह के वो उसके लिए काम करेगा। ठीक
ठीक है। जो खलजी है, तुगलक है, वो कंटिन्यू करते हैं जो ये बंदागन है, मतलब कि जो स्लेव सिस्टम है। ऑल्सो रेस पीपल ऑफ हम्बल बर्थ वेयर ऑफन देयर क्लाइंट्स, ठीक है, और उसको वो क्लाइंट भी बोलते थे, टू हाई पॉलिटिकल पोजीशन, लेकिन उसको पोजीशन हाई देते थे। स्लेव का मतलब कि अंडर काम करेगा, उसके हाई पोजीशन पे रह के काम करेगा। दे वर अपॉइंटेड एज ए जनरल, उसको जनरल एज ए गवर्नर भी अपॉइंट करते थे। और दिस इंट्रोड्यूस एन एलिमेंट ऑन पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, और लेकिन ये काफी टाइम तक मतलब कि चीजें स्टेबल नहीं रही। स्लेव्स एंड क्लाइंट वर लॉयल टू देयर मास्टर एंड पैट्रॉन्स बट नॉट टू देयर हेयर, मतलब कि जो उत्तराधिकारी होते हैं, मतलब जिन्होंने उनको अपॉइंट किया सिर्फ वो उसी के लिए ही लॉयल रहते थे, आगे जो उनके सन होते थे उनके लिए लॉयल नहीं होते थे। जो न्यू सुल्तान्स हैं वो क्या है, मतलब कि हैड देयर ओन सर्वेंट, जो नए सुल्तान आते थे उनके खुद के सर्वेंट होते थे। और एज ए रिजल्ट जैसे क्या होता है कि नया अगर किंग आता है तो उनके बीच में नए किंग का जो मतलब कि स्लेव्स होते थे और जो पुराने उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो जाता था, ठीक है। तो जो पैट्रोनेज ऑफ दीज हम्बल पीपल बाय द दिल्ली सुल्तान आल्सो शोक्ड मैनी एलाइट्स एंड द ऑथर्स ऑफ पेरिशियन तुवारिक क्रिटिसाइज द दिल्ली सुल्तान। तो इस तरीके से जो मतलब कि क्या होता है कि जो दिल्ली सुल्तान के जो तुवारिक्स होते हैं उससे हमें पता लगता है कि वो इस चीज़ को क्रिटिसाइज करते थे कि वो उनको इस तरीके से नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो जो अपॉइंट करते हैं वो लो बेस बोर्न टू हाई मतलब ऑफिस, तो उनका मानना था कि जैसे लो अगर पोजीशन से उनको हाई पोजीशन नहीं देनी चाहिए, ठीक है। तो इसमें यही चीज़ बताई गई, जो ऑफिशियल्स है ना सुल्तान मोहम्मद तुगलक के, किस तरीके से वो अपॉइंट करते थे पोस्ट में, मतलब कि वो किस तरीके से किसी भी कुक को वो बना देते थे अपना ही गवर्नर, जैसे गार्डनर्स होते हैं, लेकिन वो उनका ये मानना था कि लो पोजीशन से लेके हाई पोजीशन तक नहीं उनको लेके जाना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, जो लाइक द अर्लियर सुल्तान्स है, जो खलजी है, तुगलक है, मोनार्क है, अपॉइंट करता है वो मिलिट्री कमांडर्स को, जिसमें गवर्नर्स होते हैं, टेरिटरीज होते हैं, ठीक है। जो लैंड्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं, वो इक्ता बोलते हैं, और जो उनके जो होल्डर होते हैं उनको इक्तादर बोला जाता है, ठीक है, मुक्ति। फिर उसमें जो ड्यूटी होती है जो मुक्ति इसकी, वो क्या होता है, उसमें मिलिट्री कैंपेन्स होते हैं, वो लॉ ऑर्डर को मेंटेन करते हैं, ये सब इसमें बताया गया है, ठीक है। फिर इसमें हमारा जो नेक्स्ट क्या आ जाता है, नेक्स्ट में हमारा क्या है, जो अलाउद्दीन जो खिलजी है और जो मोहम्मद तुगलक का है, इसमें कंपेयर और कंट्रास्ट किया गया है कि जो हमने वो पढ़ा था ना मुगल जो आ जाते हैं, जो मतलब इन्वेजन होता है अफगानिस्तान साइड से, तो उस टाइम में क्या होता है कि अलाउद्दीन खिलजी का क्या बिहेवियर होता है और मोहम्मद तुगलक का क्या होता है वो इसमें बताया गया है, ठीक है। और जो मैंने कि अगर मैं आपको इसको कंक्लूजन करूँ तो कंक्लूजन में करूँ तो क्या होता है, अलाउद्दीन खिलजी का जो बेस्ट माना गया है, और जो मोहम्मद तुगलक का क्या है कि जो इसकी टेक्निक्स थी वो ठीक नहीं थी। जैसे अब इसमें जो दिल्ली है वो उसको 2 बार अटैक करता है इसमें, और जो डिफेंसिव मेजर थे अलाउद्दीन खिलजी में स्टैंडिंग आर्मी में है, लेकिन जो ये मोहम्मद तुगलक था उसने मतलब कि इसमें क्या था, मोहम्मद तुगलक ने मतलब कि जो मंगोल आर्मी को डिफीट किया गया था, लेकिन जो मोहम्मद तुगलक क्योंकि कॉन्फिडेंट था उसकी आर्मी के अगेंस्ट, और उसमें मतलब कि उसने एक स्टैंडिंग आर्मी रेस की थी। अलाउद्दीन ने क्या किया था, कंस्ट्रक्ट किए थे न्यू गैरिसन टाउन किए थे, और इसने क्या किया था, मोहम्मद तुगलक ने गैरिसन नहीं बनाए थे, जो बल्कि गैरिसन के अलावा उसने नए नहीं बनाए, लेकिन वहाँ से लोगों को शिफ्ट होना पड़ा था साउथ की साइड, उसने लोगों को शिफ्ट कर दिया। फिर इसमें क्या होता है कि जो सोल्जर्स होते हैं वो क्या है कि मतलब कि वहीं पे ही जैसे उनको खाने के लिए भी चाहिए तो वो क्या करते थे, दूसरी जगह से मंगवा लेते थे, और उसमें जो टैक्स होता था वो अलग से उनको पे करना होता था, और इनको जहाँ पे जो पीजेंट को उनको टैक्स भी देना पड़ता है और खाने का भी महसूस, तो इस वजह से वहाँ पे फेमाइन का सामना मतलब अकाल का सामना करना पड़ता था उनको, ठीक है। इसमें सोल्जर्स को क्या होता है कि वो एक मतलब कि सैलरी पे करते हैं, इसमें वो सैलरी नहीं पे करते हैं, और एक टोकन दिया जाता था, जिसकी वजह से क्या होता है कि उनको पहले टाइम में क्या है कि करेंसी ही चलती थी, तो जो एज ए टोकन का कोई रूल नहीं था, तो इसलिए लोग अपसेट थे इनसे, ठीक है। तो ये सब इसमें बताया हुआ है। फिर उसके बाद हमारा जो एट द एंड अगर हम चैप्टर में आते हैं तो इसमें क्या बताया गया, जो सुल्तान है वो 15-16 सेंचुरी में कौन कौन से आते हैं वो बताया गया है, ठीक है। डिटेल से हम इसके फर्दर चैप्टर्स में पढ़ेंगे, ठीक है। अगर आपको वीडियो में कोई डाउट लगता है तो यू कैन राइट इन अ कमेंट सेक्शन। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन बी हैप्पी, कीप स्टडिंग, बाय बाय।